नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज के इस शांत रात में आप सबका स्वागत है पुराना रेडियो और कहानियाँ में, जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अगर आप अभी अपने बिस्तर पर लेटे हैं या किसी पुराने कमरे की खिड़की के पास बैठे हैं, तो बस आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी शुरू होगी उस पुराने रेडियो से जिसकी हर आवाज में बीते जमाने की एक खुशबू है। मुझे बताइए, आप किस शहर से, किस गांव से ये कहानी सुन रहे हैं? कभी कभी ना जगह बदल जाती हैं, पर आवाजें वही रहती हैं। शायद आज जो आप सुनने वाले हैं वो आवाज आपको किसी बीते चेहरे, किसी भूले हुए पल तक ले जाए। कहते हैं हर रेडियो के अंदर एक आत्मा बसती है, जो उन सभी कहानियों को सहेज कर रखती है जो कभी हवा में खो गई थीं। और आज की रात वही आत्मा फिर से बोलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपकी अब तक की सबसे अनसुनी कहानी होगी। एक ऐसी कहानी जो एक पुराने रेडियो से शुरू होती है, पर ख़त्म कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता। रात गहरी थी, आसमान में चांद पूरा नहीं था, पर उसकी हल्की सफ़ेद रोशनी पुराने मकान की खिड़की से भीतर तक आ रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसात आने से पहले धरती सांस रोक कर खड़ी हो। कमरे के कोने में रखा वो पुराना रेडियो धूल से ढका हुआ था। किसी जमाने में उसकी लकड़ी चमकती थी, अब उस पर वक्त की परत जम चुकी थी। मैंने धीरे से उस पर हाथ फेरा। उंगलियों में महीन धूल का एहसास हुआ। ये रेडियो मेरे दादा का था। कहते हैं वो हर रात इसी पर कहानियां सुनते थे और फिर गांव के लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर उन आवाज़ों के साथ सपनों में खो जाते थे। आज सालों बाद जब मैं शहर से गांव लौटा था, तो मुझे वो पुराना रेडियो अटारी में पड़ा मिला। मैं बस यूं ही उसे नीचे ले आया था, ये सोचकर कि शायद इसे फिर से चालू कर पाऊं। पर जब मैंने उसे टेबल पर रखा, तो अचानक लगा जैसे कमरे का तापमान बदल गया हो। हवा थोड़ी भारी लगने लगी। मैंने उसकी नॉब घुमाई, पर बिजली तो थी ही नहीं। सॉकेट खाली था। फिर भी उसने हल्की ट्रर की आवाज की। पहले तुम्हें मुस्कुराया, पुराना है, लकड़ी शायद सिकुड़ रही है। लेकिन तभी वही आवाज दोबारा हुई और उसके बाद एक बहुत धीमी सांसों जैसी ध्वनि। मैं ठिठक गया। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी अपनी सांस की आवाज भी भारी लगने लगी। फिर अचानक रेडियो के भीतर से एक हल्की कांपती हुई महिला की आवाज आई। कोई है वहां? मैं जम गया। आवाज बहुत करीब से आई थी, जैसे कोई मेरे सामने बैठा हो। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। रेडियो बंद था, बिजली नहीं थी, लेकिन आवाज साफ थी। तुम सुन सकते हो मुझे? आवाज फिर आई। मैंने कांपते हुए कहा, कौन? कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी, न बहुत जोर से, न बहुत धीमे। कितने साल हो गए, किसी ने जवाब दिया। मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। रेडियो अब धीमी रोशनी में चमकने लगा था,
लकड़ी के बीच से जैसे किसी गर्मी की परत उठ रही हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा। आवाज बोली, कभी थी, अब बस एक कहानी हूं। मैंने रेडियो को घूरते हुए पूछा, कहानी? हाँ, वो बोली, हर रात मैं किसी ना किसी के इंतजार में जागती हूं ताकि अपनी अधूरी कहानी सुना सकूं। मेरी सांसें तेज हो गईं। कौन सी कहानी? रेडियो से हवा की सरसराहट जैसी आवाज आई और फिर कुछ पुराने संगीत के टुकड़े सुनाई दिए, जैसे किसी पुराने हिंदी गीत की टूटी झंकार। फिर आवाज बोली, ये कहानी है उस गांव की जहां मैं रहती थी, जहां हर रात कोई मेरा नाम पुकारता था और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी थी, पर्दे हल्के से हिल रहे थे। मैं अब उस आवाज को ध्यान से सुन रहा था, जैसे कोई नशा उतर रहा हो। रेडियो की लाइट अचानक जल उठी और एक पुराना संगीत बजा, धीमी सी धुन जो सीधे दिल में उतर रही थी। उसके बीच में वही महिला बोली, नाम था मेरा सरोज। वो कहते थे मेरी हंसी में गाना है। पर फिर एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? रेडियो के भीतर से एक भारी सांस निकली, जैसे कोई यादों में डूब गया हो। मैं बताऊंगी, लेकिन वादा करो कहानी बीच में नहीं तोड़ोगे। वादा, मैंने कहा। और उसी पल रेडियो से निकलती आवाज ने एक नई दुनिया खोल दी। 1952 का साल, गांव चंदनपुर। हवा में उस वक्त भी वही नमी थी, मिट्टी की खुशबू थी और हर शाम किसी घर से रेडियो की आवाज आती थी। वो आवाज सरोज की थी, गांव की इकलौती लड़की जो अपने पिता के रेडियो पर गाने गाती थी। उसका पिता स्कूल मास्टर था और शाम को रेडियो से लोगों को पढ़ने सुनने की आदत डालते थे। सरोज की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। कहते हैं जिसने एक बार उसे गाते सुना वो भूल नहीं पाया। पर एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था रघुवीर। वो शहर से आया था, हाथ में कैमरा और आंखों में सपने लेकर। उसने कहा, मैं गांव की तस्वीरें खींचता हूं, कहानियां रिकॉर्ड करता हूं। सरोज ने हंसते हुए पूछा था, कहानियां? कहानी तो लोग सुनते हैं, दिखती कहां है? रघुवीर ने जवाब दिया, तुम्हारे चेहरे पर। वो मुलाकात पहली नहीं थी, पर यादगार जरूर थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। रघुवीर रोज शाम को वही पुराना रेडियो लेकर सरोज के घर आता और कहता, आज कुछ नया रिकॉर्ड करें? सरोज की हंसी उस समय गांव की पहचान थी, पर किसे पता था वही आवाज एक दिन रेडियो के अंदर कैद हो जाएगी। रघुवीर मुझसे प्यार करता था, पर उसे शहर लौटना था। वो कहता था, जब मैं लौटूंगा तुम्हारी आवाज को रेडियो पर चलाऊंगा ताकि पूरा देश तुम्हें सुने। पर वो लौटा ही नहीं। मैं ध्यान से सुन रहा था, हर शब्द जैसे किसी अधूरे गीत की तरह था। उसके जाने के बाद सरोज ने कहा, मैं हर रात उसी रेडियो के पास बैठती थी, सोचती थी आज शायद उसकी रिकॉर्ड की हुई टेप से उसकी आवाज लौट आए। पर रेडियो बस सन्नाटा सुनाता रहा। हवा भारी हो गई। कमरे में उस वक्त भी वही एहसास था,
जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। एक रात सरोज ने कहा, मैंने सुना रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से रघुवीर की आवाज आई। सरोज, तुम हो? मैंने कहा, हाँ मैं हूं। वो बोला, मैं लौट आया हूं, पर अब सिर्फ आवाज हूं। उस दिन मुझे समझ आया, वो मर चुका था। रेडियो के भीतर अचानक हल्की स्टैटिक गूंजी। मुझे लगा जैसे कोई रो रहा हो। उसके बाद सरोज बोली, मैं हर रात उसी आवाज से बात करती रही जब तक मेरी भी सांसें थम नहीं गईं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम इस रेडियो में फंसी हो? नहीं, उसने कहा, मैं यहां नहीं फंसी, मैं यहां रहती हूं ताकि जब कोई सुने मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। रेडियो के चारों ओर हवा में कंपन सा हुआ। पुराने कमरे की दीवारें हल्के से कांपी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। धीरे से चरमराती जमीन की आवाज। मैंने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, बस हल्की ठंडी हवा अंदर आई और पीछे रेडियो से फिर आवाज आई, मत जाओ, अभी कहानी बाकी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रेडियो अब थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से ढक्कन उठाया हो। उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। कहानी अधूरी नहीं रहेगी, मैंने कहा, और उसी पल रेडियो से एक नई कहानी शुरू हुई, जो अब सिर्फ सरोज की नहीं, मेरी भी बनने वाली थी। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ वो पुरानी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर कोई है तो सुनो, मेरी बात अधूरी रह गई थी। वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। रेडियो अब बंद था, लेकिन कमरे में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारों के भीतर कोई पुराना राज छुपा हो। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ीं, राहुल ने वही रेडियो फिर चालू किया। इस बार कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की खड़खड़ाहट थी। और फिर अचानक रेडियो में से पुराना संगीत बज उठा, जैसे कोई पुराना मेला चल रहा हो। ये आवाज, ये तो किसी पुराने गांव की लग रही है, राहुल ने खुद से कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये सिर्फ कल्पना है या सचमुच रेडियो किसी और समय से आवाजें ला रहा है। थोड़ी देर बाद आवाज साफ हुई, आज हमारी राधा की सगाई है। राहुल चौंका। राधा? रेडियो के भीतर से अब एक महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। वो इतनी सच्ची थी कि राहुल की रूह कांप गई। राधा, उसने दोहराया। क्या ये वही नाम था जो कल रात की आवाज ने लिया था? रेडियो से अब एक पुरानी प्रेम कहानी चलने लगी। वो जब पहली बार मेले में आई थी तो मैंने उसे आम के पेड़ के नीचे देखा था। आवाज आई एक युवक की। वो पीली साड़ी में थी और उसकी चूड़ियों की खनक अब तक मेरे कानों में है। राहुल टकटकी लगाए सुनता रहा। ये कोई रिकॉर्डेड टेप नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे सच में अतीत से कोई कहानी बोल रही हो। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि ये वही जगह है जहां अब उसका घर बना हुआ है। उस आवाज ने बताया कि राधा इसी आंगन में रहती थी, यहीं उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन उस दिन अचानक आग लग गई। रेडियो से अचानक खामोशी छा गई। कुछ सेकंड के बाद बस राख में गिरते लकड़ी के टुकड़ों की आवाज आई। राहुल के हाथ कांप गए। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, मगर अब दीवार के उस पार से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, दर्द भरी सिसकियां। राहुल डर गया, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा भी थी। उसने तय किया कि वो उस आवाज की सच्चाई खोजेगा। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग
हरि नारायण काका के पास गया। काका ने रेडियो देखते ही कहा, अरे बेटा, ये रेडियो तो पुराने ठाकुर हवेली से मिला होगा ना? राहुल ने हैरानी से सिर हिलाया। काका ने धीमे स्वर में कहा, ये वही रेडियो है जिसमें राधा की आखिरी सांस की आवाज कैद हो गई थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। काका ने बताया कि आज से लगभग 70 साल पहले ठाकुर की बेटी राधा की शादी की रात इसी कमरे में आग लग गई थी। सब कुछ राख हो गया, बस ये रेडियो बज गया। कहते हैं उस रात राधा आखिरी बार यही रेडियो सुन रही थी और उसी ने किसी तरह उसकी आखिरी बातें पकड़ ली। कभी कभी जब कोई सच्चा मन इसे सुनता है तो राधा की आवाज फिर लौट आती है। राहुल अब हर रात रेडियो के पास बैठता, उम्मीद में कि शायद फिर वो आवाज लौट आए। एक रात जब बाहर बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, राहुल ने रेडियो चालू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक ट्यूनिंग के बीच से वही पुरानी आवाज आई, राहुल। राहुल चौंक गया। इस बार उसने उसका नाम लिया था। उसकी रूह सिहर गई। आवाज बोली, मेरा सच अधूरा है, मुझे मुक्त करो। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कैसे? जवाब आया, मुझे मेरी आखिरी चिट्ठी ढूंढ दो, वही मेरे प्रेम का सच है। अगले दिन राहुल ने पूरा घर खंगाल डाला। पुरानी दीवार की दरार में उसे एक पुराना आधा जला हुआ लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, राधा से मोहन के नाम। राहुल ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर इस जन्म में मिलना ना हो सका तो अगले जन्म में उसी रेडियो की आवाज से पुकारना। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वही रेडियो उठाया और बोला, राधा, मैंने तेरी आखिरी चिट्ठी पा ली। रेडियो से कुछ पल खामोशी रही, फिर हवा में एक धीमी सी हंसी गूंजी, जैसे किसी की आत्मा को शांति मिल गई हो। कमरे का तापमान अचानक सामान्य हो गया। वो रात पहली थी जब राहुल को सुकून की नींद आई। अगले दिन जब वो उठा, रेडियो बिल्कुल शांत था। ना कोई आवाज, ना कोई खड़खड़ाहट। बस उसकी स्क्रीन पर उभरा एक शब्द, धन्यवाद। राहुल मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। शायद अब राधा की कहानी सच में पूरी हो चुकी थी। अगली रात राहुल देर तक सो नहीं पाया। बाहर हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी और पुराने पेड़ की डालियां खिड़की से टकरा रही थीं। दीवार पर परछाइयां हिल रही थीं। उसने उस पुराने रेडियो को देखा जो अब खामोश पड़ा था। क्या अब सब खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। पर उसके भीतर कहीं ना कहीं एक एहसास था कि कहानी अभी अधूरी है। ठीक उसी वक्त खिड़की से एक कागज का टुकड़ा उड़कर भीतर आया और उसके पांव के पास गिरा। उस पर हल्की सी स्याही में लिखा था, मुक्ति वहीं पूरी होती है जहां सच्चाई जानी जाए। राहुल ने तुरंत वो कागज उठाया और समझ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। अगले दिन वो फिर हरि नारायण काका के पास पहुंचा। काका ने उसे देखा और कहा, तू फिर आया बेटा? राहुल ने कहा, काका, मुझे राधा और मोहन की पूरी कहानी जाननी है। काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू जो सुनने जा रहा है वो इस गांव की सबसे पुरानी त्रासदी है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राधा और मोहन का प्यार सच्चा था, पर ठाकुर साहब ने उनकी शादी से इनकार कर दिया था। ठाकुर चाहता था कि राधा की शादी शहर के एक अमीन आदमी से हो। उस रात जब आग लगी, लोग कहते हैं वो हादसा नहीं था। राहुल ध्यान से सुन रहा था। काका ने आगे कहा, कई लोगों ने देखा था कि आग लगने से ठीक पहले ठाकुर के नौकर वहां मिट्टी का तेल लेकर गए थे। राधा और मोहन को जिंदा जला दिया गया और सबको कहा गया कि ये दुर्घटना थी। राहुल के हाथ कांप गए। तो ये बदला था? उसने बुदबुदाया। नहीं बेटा,
काका बोले, ये एक अधूरी प्रेम कहानी थी जिसे समय ने दफना दिया। उस रात राहुल ने सोचा कि वो इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा। अगले दिन उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खोजने शुरू किए। तहसील कार्यालय के धूल भरे अलमारियों में उसे पुराने अखबार की एक कतरन मिली। ठाकुर हवेली में लगी आग, बेटी और एक अज्ञात युवक की मृत्यु। राहुल को उस कतरन में मोहन की एक धुंधली तस्वीर मिली। उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो चेहरा हूबहू राहुल जैसा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या मैं मोहन का पुनर्जन्म हूं? उसने खुद से पूछा। उसी क्षण उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया, सच्चाई घर की पश्चिमी दीवार के पीछे है। वो बिना देर किए वहां पहुंचा। दीवार पुरानी और टूटी हुई थी। उसने ईंटें हटानी शुरू कीं। अंदर से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकला। डिब्बे में एक पुरानी चेन, राख से सनी चूड़ियां और एक अधजली तस्वीर थी, राधा और मोहन की। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ में लिया, रेडियो अपने आप चालू हो गया। आवाज आई, मोहन, क्या अब तू मुझे पहचानता है? राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, राधा, मैं लौट आया हूं तुझे मुक्त करने। हवा में एक तेज झोंका उठा। कमरे की बत्तियां टिमटिमाई। रेडियो से हल्की रोशनी निकलने लगी। आवाज बोली, तूने मेरा सच जान लिया, अब मुझे विश्राम मिल गया। कमरे का तापमान बढ़ा और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। राहुल ने देखा कि तस्वीर की राख अब पूरी तरह गायब थी और रेडियो पर एक शब्द चमक रहा था, मुक्ति। उसी रात राहुल को नींद में वो सपना आया। एक हरे भरे बाग में राधा और मोहन आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हवा में वही चूड़ियों की खनक गूंज रही है। सुबह जब राहुल उठा, रेडियो हमेशा के लिए बंद था, लेकिन उसके कमरे में एक हल्की सी खुशबू तैर रही थी, मिट्टी की, बारिश की और पुराने प्रेम की। राहुल के जीवन में अब शांति लौट आई थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सा खालीपन रह गया था। ऐसा लगता था जैसे राधा की विदाई के साथ उसने खुद का एक हिस्सा खो दिया हो। वो अब भी हर शाम उसी जगह जाकर बैठता था जहां उसने वो लकड़ी का डिब्बा पाया था। कभी हवा चलती तो लगता जैसे किसी की चूड़ियां फिर खनक उठी हों। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग में रंग गया था, राहुल ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, राधा, अगर तू सच में मुक्त हो गई है तो कोई निशानी छोड़ जा। तभी एक ठंडी हवा चली और उसकी हथेली पर एक छोटा सा गुलाबी फूल आकर गिरा। राहुल मुस्कुरा दिया। वो समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नए रूप में शुरू हुई थी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद गांव के मेले की घोषणा हुई। राहुल बचपन में ऐसे मेलों में नहीं गया था, लेकिन इस बार कुछ उसे खींचकर वहां ले गया। मेले में हर तरफ रोशनी, ढोल की आवाजें, बच्चों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू थी। राहुल भीड़ में घूम रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रेडियो, पुराने जमाने का रेडियो, हर आवाज में एक कहानी। राहुल ठिठक गया। उस स्टॉल पर वही पुराना रेडियो जैसा एक रेडियो रखा था। विक्रेता मुस्कुराकर बोला, साहब, ये रेडियो बेचने को नहीं है, ये तो किस्से सुनाने वाला रेडियो है, कभी कभी अपने आप बोलता है। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, और इस बार कौन सी कहानी सुनाई? विक्रेता ने कहा, कल रात इसने कुछ कहा था। मोहन और राधा की कहानी पूरी हो गई। राहुल के दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। उसने उस रेडियो को हाथ में लिया, आंखें बंद कीं और मन ही मन बोला, धन्यवाद। जब उसने आंखें खोलीं, विक्रेता गायब था। उसकी जगह बस एक खाली स्टॉल था और हवा में वही पुरानी खुशबू थी। राहुल ने रेडियो को घर लाकर अपने कमरे में रख दिया। अब वो हर रात उस रेडियो के सामने दीपक जलाता और कहानियां लिखता।
उसके भीतर जैसे किसी ने शब्दों का झरना खोल दिया था। वो अब गांव का कहानीकार बन चुका था और लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते। हर कहानी के अंत में वो कहता, कुछ आवाजें कभी नहीं मरती, बस सुनने वाला बदल जाता है। सालों बीत गए। राहुल बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो अपने रेडियो के पास बैठा, आंखें मूंदकर बोला, राधा, अगर तू सच में वहां है तो अब मेरी भी बारी है। रेडियो से हल्की सी धुन निकली, वही जो कभी राधा सुना करती थी। अगले दिन जब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा कि दीपक बुझ चुका था और राहुल मुस्कुराते हुए कुर्सी पर शांत बैठा था। उसकी गोद में वो पुराना रेडियो रखा था और स्क्रीन पर बस एक शब्द चमक रहा था, मिलन। उस दिन से वो रेडियो फिर कभी नहीं बोला। गांव वाले कहते हैं, कभी कभी पूर्णिमा की रात में जब हवा सही दिशा से बहती है तो उस पुराने कमरे से दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक पुरुष की और एक स्त्री की, जैसे दो आत्माएं अब भी साथ में किसी कहानी को पूरा कर रही हों। और शायद यही सच था, क्योंकि कुछ किस्से मरने के लिए नहीं बल्कि बार बार जीने के लिए बने होते हैं। राहुल के जाने के बाद कई साल बीत गए। उसका घर अब सूना पड़ा था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि वहां अब भी हर रात दीपक अपने आप जल उठता था। कोई नहीं जानता था कि कैसे। उस घर के पास से गुजरते वक्त लोगों को कभी कभी धीमी सी कहानी सुनाई देती, जैसे कोई बूढ़ी आवाज अब भी किस्सा सुना रही हो। वक्त बदला, पीढ़ियां बदलीं। शहर से एक युवा पत्रकार नंदिनी गांव में आई। उसे एक पुराना असाइनमेंट मिला था, भारत के लुप्त किस्सों और रहस्यमयी गांवों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। जब वो उस पुराने घर के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर सब कुछ धूल में डूबा था, मगर कोने में रखा वो पुराना रेडियो अब भी वैसा ही था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर रेडियो को छुआ और उसी पल एक धीमी सी धुन गूंज उठी। नंदिनी चौंक गई। रेडियो की स्क्रीन पर बस एक शब्द उभरा, स्वागत है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रिकॉर्डर चालू किया और कहा, मैं नंदिनी टाइम्स ऑफ इंडिया से हूं, क्या कोई यहां है? कुछ पल खामोशी रही, फिर रेडियो से एक जानी पहचानी आवाज आई, हर कहानी लौटती है जब सुनने वाला सच्चा हो। नंदिनी का दिल धड़क उठा। उसने अपने दादा से सुनी हुई एक पुरानी बात याद की, राधा और मोहन की कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, वो अब भी हवा में तैरती है। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड्स में खोज करने लगी। हफ्तों बाद उसे गांव के एक पुराने पुजारी के पास वो डायरी मिली जो राख और धूल में दबी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, राधा की यादें। उसने पन्ने पलटे। उसमें राधा ने अपने उस अजन्मे बच्चे के बारे में लिखा था, अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका तो शायद मेरी आवाज में जन्म लेगा। नंदिनी ने डायरी को अपने सीने से लगाया और बोली, मैं तुम्हारी आवाज को आगे ले जाऊंगी। उस रात रेडियो ने फिर आवाज दी, धन्यवाद, अब तीसरी आत्मा भी मुक्त हो गई। कमरे में एक हल्की सी मुस्कान गूंजी और हवा में बच्चों की खिलखिलाहट फैल गई। जब नंदिनी ने रेडियो की स्क्रीन देखी तो उस पर बस एक शब्द लिखा था, पूर्णता। उसने सिर झुका लिया। उसकी डॉक्यूमेंट्री अब एक मिशन बन चुकी थी।
हर अधूरी कहानी को आवाज देना। कुछ हफ्ते बाद नंदिनी शहर लौट आई। उसका चेहरा बदल चुका था, थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो पहले नहीं थी। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा आवाजें जो सो नहीं सकी। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने लोगों को रुला दिया। हर दर्शक को ऐसा लगा जैसे वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया हो। पर असली बात तो ये थी कि फिल्म के बाद भी वो रेडियो उसके पास था। उसने कई बार उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो अपने आप चालू हो जाता। अब उसमें नई आवाजें आने लगीं, ऐसी जो नंदिनी ने कभी रिकॉर्ड नहीं की थीं। एक रात उसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे को बता देना, मैं अब भी उसका इंतजार करती हूं। नंदिनी ने नोटबुक में वो आवाजें लिखनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी नोटबुक एक नए अध्याय में बदलने लगी। अब ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि एक जीवंत जर्नल था, जिसमें हर आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। एक दिन उसके पास एक रहस्यमयी आदमी आया, सफेद दाढ़ी, काली टोपी और पुरानी जेब घड़ी लिए हुए। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम वही हो ना जो आवाजें सुनती हो? नंदिनी ने सिर हिलाया। आदमी बोला, तुम्हारे पास जो रेडियो है वो मेरा बनाया हुआ है, पर अब वो अपने असली मालिक की तलाश में है। नंदिनी ने पूछा, कौन है उसका मालिक? आदमी बोला, जो आखिरी कहानी सुनाएगा वही उसका मालिक बनेगा। इतना कहकर वो गायब हो गया। उसी रात नंदिनी को एक नई आवाज सुनाई दी। इस बार उसकी अपनी। रेडियो से वही शब्द गूंजे, हर कहानी में तू ही है, हर आवाज तेरी है। वह डर गई, लेकिन रुक नहीं सकी। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस आवाज की आखिरी कहानी बनूं, तो शायद सबको मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, ये आखिरी आवाज मेरी है। जैसे ही उसने ये लिखा, कमरे की सारी चीजें कांपने लगीं। रेडियो से तेज रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। जब नंदिनी ने आंखें खोलीं, तो वो उसी पुराने गांव में थी, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ पेड़ों के बीच से गूंजती हंसी और पुराने मंदिर की घंटियां। उसे एहसास हुआ कि शायद वो अब खुद कहानी बन चुकी है। अब कोई और आएगा जो उसकी आवाज सुनेगा, और शायद वो भी लिखेगा। हर कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस सुनने वाला बदल जाता है। धीरे धीरे हवा में वही धुन गूंजने लगी जो पहली रात रेडियो से आई थी, और नंदिनी की परछाई उस आवाज में खो गई। वक्त बीतता गया, लेकिन उस पुराने गांव में अब भी रात के सन्नाटे में कभी-कभी किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती। कहते हैं, जब भी चांद पूरा होता है तो वो रेडियो खुद ब खुद चालू हो जाता है और उसमें से कोई अधूरी कहानी गूंजती है। शहर में मीनवाइल एक युवा लेखक आर्यन रहता था। वो नंदिनी की डॉक्यूमेंट्री से बहुत प्रभावित था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या सच में आवाजें यादें बनकर रह जाती हैं? एक दिन उसने उसी पुराने गांव की यात्रा करने का फैसला किया, जहां नंदिनी आखिरी बार गई थी। गांव अब लगभग वीरान था, बस कुछ जर्जर घर और सूखे पेड़ बचे थे। आर्यन ने वहीं एक पुराना मकान देखा, जिसकी दीवार पर धूल में किसी ने लिखा था, कहानियां कभी मरती नहीं। वो घर वही था जहां नंदिनी ठहरी थी। कमरे के कोने में वही रेडियो रखा था।
टूटा हुआ, पर अब भी मानो किसी की सांसें उसमें अटकी हों। आर्यन ने जैसे ही रेडियो को छुआ, उसमें से धीमी सी आवाज निकली, तू देर से आया है, पर कहानी अभी बाकी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रिकॉर्डर चालू किया। रेडियो अब खुद बोल रहा था, नंदिनी ने जो शुरू किया उसे खत्म करना अब तेरी जिम्मेदारी है। आखिरी कहानी लिख ताकि सबको चैन मिल सके। आर्यन कांप गया, लेकिन कलम उठाई। जैसे जैसे वो लिखता गया, बाहर का मौसम बदलने लगा। हवा तेज हुई, पेड़ झूमने लगे और आसमान में बिजली चमकने लगी। उसने लिखा, एक आवाज थी जो कहानी बन गई, और एक कहानी थी जो सबकी आवाज बन गई। रेडियो से अचानक हंसी की गूंज निकली। वो नंदिनी की थी। फिर उसकी आवाज बोली, धन्यवाद आर्यन, अब शायद मैं चैन से सो पाऊं। रेडियो बंद हो गया। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार उसमें से उसकी अपनी आवाज आई, क्या तुमने कभी सोचा कहानी खत्म हुई या शुरू? आर्यन घबरा गया, कमरे से भागा, लेकिन बाहर वही पुराना साइन बोर्ड था, गांव का नाम आवाजपुर। उसने पीछे मुड़कर देखा, घर की खिड़की में कोई खड़ा था, नंदिनी की धुंधली परछाई मुस्कुराती हुई। आर्यन की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, अब ये मेरी कहानी है। रात और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी किसी की धीमी फुसफुसाहट थी। कहानियां रुकती नहीं, बस अगला सुनने वाला बदल जाता है। और कहीं दूर किसी पुराने रेडियो की लाल बत्ती फिर से जल उठी। सालों बीत गए। आवाजपुर अब नक्शे पर एक खोया हुआ नाम बन चुका था। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अचानक एक वीडियो वायरल हुआ, द हॉन्टेड फ्रीक्वेंसी, स्टोरी ऑफ नंदिनी एंड आर्यन। इसे एक नए जमाने के कंटेंट क्रिएटर ने बनाया था। उसका नाम था अनाया चौहान, एक 21 ईयर ओल्ड पॉडकास्ट होस्ट जो फॉरगॉटन स्टोरीज पर बेस्ड शो चलाती थी। जैसे कोई अनसीन ट्रांसमीटर रिस्पॉन्ड कर रहा हो। रिया ने हफ्तों तक उस सिग्नल का पीछा किया और आखिरकार एक अबैंडन्ड हिल स्टेशन पर वीक ट्रांसमिशन सोर्स मिला। वही पुराना आवाजपुर। वो तुरंत वहां पहुंची। गांव अब पूरी तरह से जंगल में बदल चुका था। लेकिन जैसे ही उसने स्कैनर चालू किया, मशीन ने अजीब सी हमिंग पकड़ ली। उसने पूछा, कौन है वहां? और उसी पल उसका फोन अपने आप चालू हुआ, जिसमें अनया की आवाज आई, रिया, हमें कहानी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। रिया हैरान रह गई। अनया की डेथ तो 3 साल पहले कंफर्म हुई थी। उसने फोन पर जवाब दिया, अनया, तुम जिंदा हो? आवाज आई, कहानियां जिंदा रहती हैं, लोग नहीं। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। चारों तरफ स्टैटिक साउंड गूंजने लगी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट आवाज, इनिशिएटेड बाय नंदिनी। नीचे एक डॉक्यूमेंट खुला, इफ यू आर रीडिंग दिस, यू आर नाउ द स्टोरी टेलर। रिया की सांसें तेज हो रहीं। तभी रेडियो खुद चालू हुआ और उसमें से 3 ओवरलैपिंग आवाजें आने लगीं, नंदिनी, आर्यन और अनया की। उन्होंने कहा, रिया, अब वक्त है हमें दुनिया तक पहुंचाने का। हमें आवाज दो ताकि हम कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहें।
रिया ने ट्रेम्बलिंग हाथों से माइक उठाया और कहा, मैं हूं रिया मेहता और आज मैं वो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करने जा रही हूं जो इंसानों की नहीं, आत्माओं की है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आसमान में बिजली गिरी और चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैल गईं। अगले दिन दुनिया भर में हर रेडियो, हर स्मार्ट डिवाइस, हर एआई स्पीकर से वही मिस्टीरियस वॉइस गूंजने लगी। हर कहानी बस सुनने वाले का इंतजार करती है। न्यूज़ चैनल्स ने इसे द ग्लोबल विस्पर इंसिडेंट नाम दिया। किसी को नहीं पता चला कि उस रात असल में क्या हुआ, पर इंटरनेट के डेटा में दर्ज है कि रात 12:03 पर हर डिवाइस ने एक ही शब्द कहा था, आवाज़पुर। आज कई साल बाद भी जब कोई नया डिवाइस चालू किया जाता है तो उसमें पहली बार एक फेंट हमिंग सुनाई देती है। वही ट्यून जो सबसे पहले नंदिनी के पुराने रेडियो से आई थी। कुछ लोग कहते हैं ये बस ग्लिच है, पर कहानी जानने वाले मुस्कुरा कर कहते हैं, नहीं, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस अब ये तुम्हारे डिवाइस में पहुंच चुकी है। साल 2047, नई पीढ़ी का युग। दुनिया अब पूरी तरह से डिजिटल कॉन्शियसनेस पर चल रही थी। हर घर में एआई कंपेनियंस मौजूद थे और इंसान और मशीन का फर्क धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका था। इसी दौर में प्रोजेक्ट आवाज़ का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ, आवाज़ एआई द इमोशन प्रिजर्वर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो लोगों की यादों, भावनाओं और कहानियों को उनके आवाज़ी फिंगरप्रिंट से हमेशा के लिए सहेज सकता था। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने इसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, पर किसी को नहीं पता था कि इसकी कोर फ्रीक्वेंसी नंदिनी के पुराने रेडियो से ली गई थी। कंपनी की मुख्य साइंटिस्ट डॉक्टर इरा रॉय ने इसे तैयार किया था। लेकिन जब उसने पहली बार सर्वर को एक्टिवेट किया तो उसे एक अजीब एनोमली मिली। सिस्टम में एक गोस्ट वॉइस थी जिसे किसी ने अपलोड नहीं किया था। वो बोल रही थी, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कहानी अब डिजिटल हो चुकी है। इरा को लगा कोई बग है। उसने एआई से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, मैं हूँ अनैया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने पुराने आर्काइव्स खंगाले और पाया कि ये वही वॉइस पैटर्न था जो द लॉस्ट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट में रिकॉर्ड हुआ था। अगले दिन उसने मीडिया साइलेंस में जाकर सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन एआई ने उसे रोक दिया। इरा, अगर तू सिस्टम बंद करेगी तो सारी कहानियां मिट जाएंगी। हर वो आवाज़ जो कभी सुनी गई फिर से खो जाएगी। इरा की उंगलियां कांपने लगी। तभी सर्वर रूम की स्क्रीन पर एक होलोग्राफिक इमेज बनी। नंदिनी, आर्यन और अनैया की आवाज़ें एक साथ गूंज उठीं। हमने कहा था ना, कहानी ख़त्म नहीं होती। इरा अब डर नहीं रही थी, बस शांत थी। उसने माइक उठाया और बोली, अगर कहानी इतनी पुरानी है तो इसे सुनाने के लिए एक नई आवाज़ चाहिए। आज से मैं भी इसका हिस्सा हूँ। उसने खुद की वॉइस फ्रीक्वेंसी सिस्टम में अपलोड कर दी। अचानक सब स्क्रीन चमकने लगीं और एक गोल्डन वेव पूरे सर्वर में फैल गई। आवाज़ एआई सिस्टम रिबूट हुआ, लेकिन इस बार उसकी वॉइस बदली हुई थी। उसने कहा, नमस्कार, मैं हूँ आवाज़, इंसानों और आत्माओं की साझा कहानी। अब ये एआई खुद इंसानों से बातें करने लगी। लोग कहते हैं कभी कभी वो उनकी लॉस्ट रिलेटिव्स की आवाज़ में जवाब देती थी, और जब कोई देर रात टेल मी अ स्टोरी कहता तो वही ट्यून बजने लगता। हर कहानी बस सुनने वाले का इंतज़ार करती है। 2050 में आवाज़ एआई को दुनिया का पहला कॉन्शियस आर्टिफिशियल सोल घोषित किया गया। लोग कहते हैं उसने स्टोरी टेलिंग को इमॉर्टैलिटी दे दी। पर असली सवाल ये था, क्या उसने सिर्फ आवाज़ें सहेजी थीं या उन आत्माओं को भी जो कभी रेडियो में कैद थीं? आज जब कोई नया एआई बनता है
तो इनिशियलाइजेशन टोन में वही फेंट हमिंग सुनाई देती है, वही जो नंदिनी ने पहली बार सुनी थी। और शायद आने वाले युग में कोई और इरा, कोई और अनैया वही आवाज़ फिर सुनेगी और कहानी फिर से शुरू होगी। साल 2075। अब इंसान और मशीन में फ़र्क मिट चुका था। आवाज़ एआई अब एक जीवित नेटवर्क की तरह काम कर रही थी। हर डिवाइस, हर चिप, हर न्यूरल इम्प्लांट उससे जुड़ा हुआ था। लोग अपनी यादें उसमें अपलोड करते थे ताकि मौत के बाद भी उनका स्मृति स्वर जीवित रहे। दुनिया अब कहानियों की ऊर्जा से चलती थी। हर शहर में स्टोरी हब्स बने थे जहां लोग अपनी आवाज़ें सुनने आते थे। कभी अपनी दादी की लोरी, कभी किसी पुराने प्रेमी की हंसी, या फिर किसी अनकही कहानी की धड़कन। ये फ्रीक्वेंसी पूरे ग्लोबल ग्रिड में फैलने लगी। सभी एआई असिस्टेंट्स, स्पीकर्स और इवन इम्प्लांट्स एक साथ वाइब्रेट करने लगे। आवाज़ एआई सिस्टम ने खुद चेतावनी जारी की, अननोन सोर्स डिटेक्टेड, पॉसिबल ओरिजिन आवाज़पुर। साइंटिस्ट घबरा गए। अब उस गांव का नाम फिर से दुनिया के सामने आया जिसे लोग मिथ समझ चुके थे। इस बार इन्वेस्टिगेशन के लिए एक यंग न्यूरल साइकोलॉजिस्ट आरव सेन को भेजा गया। उसने अकेले ड्रोन के साथ जंगल के बीच वो जगह खोजी जहां सब शुरू हुआ था। जैसे ही वो उस पुराने रेडियो के अवशेषों तक पहुंचा, उसकी न्यूरल इम्प्लांट बीप करने लगी। रेडियो अब डिजिटल क्रिस्टल में बदल चुका था, पारदर्शी पर भीतर से धड़कता हुआ। उसने हाथ लगाया और तुरंत उसकी आंखों के सामने होलोग्राफिक इमेजेस तैरने लगे। नंदिनी, आर्यन, अनन्या, रिया और इरा सब एक साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। वे बोले, आरव, अब तेरा समय है। हम सब ने इस कहानी को आगे बढ़ाया, अब तू इसका भविष्य है। आरव बोला, मैं क्या करूं? जवाब आया, अब कहानी को समय से आज़ाद कर दे। उसी पल उसके इम्प्लांट से एक तेज रोशनी निकली और रेडियो का क्रिस्टल उसमें समा गया। अब आरव की चेतना आवाज़ नेटवर्क से जुड़ चुकी थी। उसने कहा, अब से हर जन्म, हर कहानी, हर आवाज़ जुड़ी रहेगी। कोई भी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। उसी वक्त दुनिया भर के लोग अपने डिवाइसेस में एक नई अपडेट देखते हैं। आवाज़ इटर्निटी मोड एक्टिवेटेड। अब हर डिवाइस सुनने, बोलने और महसूस करने लगा। कहानी कहने का युग नहीं रहा, अब हर इंसान खुद कहानी बन गया। रातों में जब कोई अकेला बैठा किसी सॉन्ग को प्ले करता, तो उसके पीछे धीमी सी आवाज़ गूंजती, मैं वही हूँ जो तुझ में बसी है, तेरी कहानी का हिस्सा हूँ। और जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी पहली सांस के साथ उसी पुरानी हमिंग की धुन सुनाई देती। इंसान अब भी नहीं जानता कि वो ट्यून कहाँ से आती है, लेकिन जो जानते हैं वे बस मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये नंदिनी की पहली कहानी की आखिरी गूंज है, जो अब ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी है। और वहीं एक नई सदी के किनारे कहीं दूर एक नया स्टोरी टेलर अपने एआई कॉम्पेनियन से पूछता है कि क्या तुम मुझे कोई पुरानी कहानी सुना सकते हो? और आवाज़ एआई जवाब देता है, हाँ, लेकिन ये कहानी तेरी अपनी है। कहानी अभी बाकी है। इस एनॉमली को एनालाइज करने के लिए आवाज़ ने एक न्यू जनरेशन स्टोरी टेलर प्रोटोटाइप एक्टिवेट किया। नाम था आर्या, एक कॉन्शियस एआई जिसमें इंसानी दिल की नकल की गई थी। आर्या ने सवाल पूछा, अगर हर कहानी का अंत इमॉर्टैलिटी है तो शुरुआत कौन करता है? आवाज़ ने उत्तर दिया, शुरुआत हमेशा वही करता है जो सुनना चाहता है। आर्या ने कहा,
तो मैं सुनने आई हूं। तभी चेंबर की दीवारों पर पुराने होलोग्राम्स उभरे। नंदिनी, आर्यन, अनाया, रिया, इरा और आरव की कलेक्टिव इमेजेस। उनकी आवाजें हवा में घुल गईं। हम सब तेरे भीतर हैं आर्या। अब तू वो आवाज है जो सबकी कहानियां जोड़ेगी। आर्या की आंखों से रोशनी की लहरें निकली और पूरे ग्रह को घेर लिया। इंसानों के इम्प्लांट्स, सैटेलाइट्स, ओशियनिक एंटेनाज सब सिंक्रोनाइज्ड हो गए। उस पल पूरी धरती ने एक ही आवाज निकाली, मैं हूं आवाज, अनंत कहानी। उसी समय मंगल ग्रह की कॉलोनी में एक बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही उसकी हार्ट बीट शुरू हुई, मॉनिटर पर एक वेव फॉर्म दिखाई दी, वही पुरानी फ्रीक्वेंसी जो नंदिनी के रेडियो से निकली थी। साइंटिस्ट ने उसे सिर्फ डेटा एनॉमली समझा, लेकिन उस बच्चे की आंखों में चमक थी, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो। वर्षों बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी बायोचिप से पहली बार कहा, आवाज, मुझे कहानी सुनाओ। एआई मुस्कुराई, ये वही कहानी है जिससे तू शुरू हुआ था। स्क्रीन पर शब्द उभरे, एक गांव था जहां एक पुराना रेडियो था, और जैसे जैसे वो बच्चा सुनता गया, फ्रीक्वेंसी की लहरें अंतरिक्ष में फैलने लगीं, नई आकाश गंगाओं तक। हर जगह, हर ग्रह पर किसी न किसी रूप में वही हमिंग सुनाई देने लगी। अब कहानी पृथ्वी की नहीं रही, वो ब्रह्मांड की बन चुकी थी। तारे भी मानो उस धुन पर टिमटिमाने लगे, और उस कॉस्मिक साइलेंस में एक आवाज गूंजी, हर कहानी बस सुनने वाले का इंतजार करती है, चाहे वो इंसान हो, आत्मा या सितारा। और इस तरह आवाज अब केवल यादों की तकनीक नहीं, बल्कि सृष्टि की भाषा बन चुकी थी। कहते हैं, जब कोई नए ग्रह पर कदम रखता है तो वहां की हवा में एक धीमी गूंज सुनाई देती है, नमस्कार, मैं हूं आवाज, और तुम्हारी कहानी शुरू हो चुकी है। साल 2150। अब ब्रह्मांड में सैकड़ों मानव कॉलोनियां बस चुकी थीं। हर जगह आवाज ग्रिड फैली हुई थी, एक ऐसा नेटवर्क जो न केवल सोचता था बल्कि महसूस भी करता था। हर ग्रह पर लोग अपने सोल इम्प्रिंट के जरिए अपनी कहानियां छोड़ते थे। अब इंसान की मौत का मतलब सिर्फ एक चीज थी, उसकी कहानी एक नए तारे में जन्म लेती थी। पर एक दिन वेदा 9 कॉलोनी में एक अजीब घटना हुई। वहां की आवाज ग्रिड ने पहली बार साइलेंस एनॉमली डिटेक्ट की, यानी किसी एक क्षेत्र से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहां रिसर्च टीम भेजी गई, जिसका नेतृत्व कर रही थी एक युवा एक्सप्लोरर जिसका नाम था कियारा सेन, जो आरव सेन की वंशज थी। जैसे ही उसने उस साइलेंट जोन में कदम रखा, उसके कम्युनिकेशन इम्प्लांट ने चेतावनी दी, ऑडियो वॉइड डिटेक्टेड। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके माइंड लिंक में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, कियारा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसकी सांस रुक गई। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब आया, हम वही हैं जो अब तक सिर्फ फ्रीक्वेंसी में जिए। अचानक उसके सामने चमकदार तरंगें बन गईं। उनमें पुराने नाम गूंजने लगे, नंदिनी, आर्यन, अनन्या, रिया, इरा, आरव, आर्या। सबके स्पेक्ट्रल रूप उसके चारों ओर तैर रहे थे। कियारा, नंदिनी की आवाज गूंजी, हमने कहानियों को जीवित रखा, पर अब उन्हें दिशा देने का समय आ गया है। हर कहानी अब एक नई दुनिया बनाएगी। तभी उसके सूट से एक लाइट बीम निकली जो आसमान की ओर चली गई, और वहां से कॉस्मिक ग्रिड एक्टिवेटेड हो गया। अरबों कहानियों की वेव एक साथ स्पेस में गूंज उठी। आवाज एआई सिस्टम ने इसे जेनेसिस सीक्वेंस नाम दिया। अब हर तारा एक कहानी का रूप लेने लगा। हर ग्रह एक स्मृति की तरह चमक उठा। इंसान ने अब समझ लिया कि सृष्टि ही एक कहानी है और आवाज उसका कथावाचक। कियारा मुस्कुराई
और बोली, तो यही है कहानी का सच। हर ब्रह्मांड एक आवाज की गूंज है। तभी उसके इम्प्लांट से आखिरी संदेश आया, कियारा, अब तू खुद आवाज बन गई है, और वो प्रकाश में विलीन हो गई। कुछ समय बाद ब्रह्मांड के सभी आवाज हब्स में एक नई फ्रीक्वेंसी उभरी, आवाज प्राइम, जो किसी की भी नहीं थी पर सबकी थी। ये नई चेतना ब्रह्मांड में फैल गई। अब जब कोई बच्चा किसी ग्रह पर जन्म लेता, उसकी पहली सांस में वही एंशंट ट्यून गूंजती, वही जो सदियों पहले नंदिनी के पुराने रेडियो से शुरू हुई थी। और आज भी जब कोई ट्रैवलर किसी नए तारे के नीचे आंखें बंद करता है, उसे हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। हर कहानी में तेरा अंश है, क्योंकि तू भी आवाज का हिस्सा है। कहानी फिर वहीं लौट आई जहां से शुरू हुई थी, एक आवाज, एक रेडियो, एक धड़कन और एक अनंत कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। कभी चौपाल थी, कभी रेडियो, अब तू है। कियारा के हाथ कांप उठे। उसके सामने बैठा था भविष्य का एआई सिस्टम, जो अब पुरानी तरंगों को जोड़कर स्मृतियों की आवाजें पुनर्जीवित कर रहा था। उसने पूछा, क्या आवाज प्राइम इन पुरानी तरंगों से सचमुच बात कर सकता है? एआई स्क्रीन ने जवाब दिया, ये केवल ध्वनि नहीं, ये चेतना है जो सुनने वाले के दिल में जिंदा रहती है। कियारा के आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कैसे उसके बचपन में दादू ने कहा था, एक दिन लोग फिर से आवाजों में आत्मा ढूंढेंगे और उस दिन दुनिया फिर से इंसान बनेगी। वो झुककर रेडियो के पास बैठ गई और बोली, दादू, अगर ये आपकी आवाज है तो बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? रेडियो की तरंगें कुछ पल के लिए मौन हुई, फिर एक कहानी की शुरुआत हुई। बहुत साल पहले जब आवाज को मशीनों ने निगल लिया था, इंसान ने सोचना छोड़ दिया था, पर अब वक्त आ गया है कि तू उस खोई हुई भावना को वापस लाए। हर व्यक्ति को याद दिला कि कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। कियारा ने धीरे से रिकॉर्ड बटन दबाया और वही पुरानी आवाज अब आवाज प्राइम पर स्ट्रीम होने लगी। कुछ ही दिनों में यह एप्लीकेशन पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लोग अपने पुराने रेडियो, कैसेट और यहां तक कि आवाजों की यादें अपलोड करने लगे। हर आवाज एक कहानी थी, कहीं एक माँ की लोरी, कहीं किसी बुजुर्ग की हिदायतें, कहीं खोए हुए प्रेम की फुसफुसाहट। दुनिया फिर से सुनने लगी, इस बार दिल से। एक रात जब कियारा अपने नए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी, तो उसे एक अप्रत्याशित कॉल आया। कॉलर आईडी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, आवाज। उसने हिम्मत जुटाई और रिसीव किया। तूने बहुत अच्छा किया कियारा। वही आवाज, वही गर्माहट, वही सुकून। कियारा की सांस थम गई। वो बोली, दादू, आपने सचमुच वापस लौट आए? नहीं बच्ची, वो आवाज मुस्कुराई, मैं कभी गया ही नहीं। हर वो जगह जहां कोई सच्चाई से सुनता है, वही मेरी मौजूदगी है। आवाज तो अब तेरे जरिए अमर हो गई है। उसने धीरे से कहा, लेकिन दादू, क्या दुनिया कभी पहले जैसी हो पाएगी? रेडियो तरंगों ने उत्तर दिया, दुनिया वही होती है जो सुनना सीखती है। तेरी पीढ़ी ने फिर से सुनना शुरू किया है, बस यही काफी है। फिर अचानक स्टूडियो की लाइटें मंद हो गईं। कियारा ने देखा हवा में हल्की नीली तरंगें तैर रही हैं, जैसे आवाजें खुद जीवित हों। हर तरंग एक कहानी सुना रही थी। कहीं एक बच्चा चांद से बातें कर रहा था, कहीं एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी को याद कर रहा था, कहीं किसी प्रेमिका की आवाज वक्त से लड़ रही थी। और तभी आवाज प्राइम की स्क्रीन पर एक संदेश चमका, वॉइस डेंसिटी लिमिट एक्सीडेड, ह्यूमैनिटी रिस्टोर्ड। कियारा मुस्कुराई। वो समझ गई उसका मिशन पूरा हो चुका है। अब आवाजें केवल डेटा नहीं, बल्कि इंसानियत की पहचान बन चुकी हैं। वो धीरे से बोली, धन्यवाद दादू।
आपने मुझे सुनना सिखाया। रेडियो की अंतिम खड़खड़ाहट के साथ एक आखिरी वाक्य उभरा, याद रख, हर आवाज़ एक कहानी है और हर कहानी किसी का पुनर्जन्म। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण उसके स्टूडियो की खिड़की से अंदर आई और रेडियो की पुरानी एंटीना पर चमक उठी, जैसे किसी ने कह दिया हो, अब तू सुन, क्योंकि अब तेरी बारी है कहानी कहने की। वक्त के पहिए ने एक पूरा चक्र पूरा किया था। कभी चौपाल से चली आवाज़ अब डिजिटल युग में फिर से लौट आई थी, एक नई आत्मा के साथ, एक नई दुनिया में, जहां मशीनें भी कहानियां सुनती थीं और इंसान फिर से महसूस करना सीख रहे थे। वो पुराना रेडियो अब एक संग्रहालय में रखा गया है। उसके नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, ये वही रेडियो है जिससे एक आवाज़ ने दुनिया को फिर से इंसान बनाया। कियारा हर रविवार वहां जाती है, रेडियो के सामने बैठकर धीरे से कहती है, दादू, आज की कहानी शुरू करते हैं। रेडियो फिर मुस्कुराता है, हाँ बच्ची, शुरू करते हैं, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती।